अध्याय 2 इकोनॉमिक्स क्लास 10 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। निम्न चित्रों को देखें। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। लोगों को इसमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों के क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादन करता है। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक से रिलेटेड होता है, विनिमय वस्तु उत्पादित करता है। और तृतीयक क्षेत्र होता है अन्य क्षेत्रों में विकास मदद पहुंचाता है। तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस, सेवा देता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधिकारिक अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पादन है। इस प्रकार डेयरी उत्पादन में भी हम पशुओं के जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पादन दूध एवं एक प्राकृतिक उत्पादन है। इस प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पादन है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उस सभी उत्पादनों का आधार है जिसे हम क्रमशः निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों के प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक इस की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रों के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कि कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटने और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के औद्योगिक से जुड़ा हुआ, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास से मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादित प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत होती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इसे तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के लिए उत्पादन की सहायता नहीं करती हैं। जैसे कि हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य में करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है। यद्यपि आर्थिक गतिविधि 3 विभिन्न वर्गों पर विभाजित है, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर है। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण
आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। यह क्या प्रदर्शित करता है? कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदता और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करता है तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं और कपास की कीमत गिर जाएगी। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसे अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरक और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ भी कम हो जाएगा। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कल्पना करें कि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों ने सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पादन बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों से निर्भरता दिखाते हुए उपयोग सारणी को भरें। पुस्तक में वर्णित उदाहरणों के विभिन्न उदाहरणों पर आधारित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्या है अंतर स्पष्ट करें। निम्नलिखित व्यवसायों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का विभाजन करें। दर्जी प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। टोकरी बुनकर भी प्राथमिक नहीं, ये सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। फूल की खेती करने वाला प्राथमिक क्षेत्र में। दूध विक्रेता जो बेच रहा है यानी सेवा दे रहा है, तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। मछुआरा प्राथमिक क्षेत्र। पुजारी जो पूजा कर रहा है, पूजा करना एक तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। कुरियर पहुंचाने वाला तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। दिया सिलाई कारखाना में श्रमिक द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा। महाजन तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। माली भी तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा आई थिंक। कुम्हार, मधुमक्खी पालन भी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। अंतरिक्ष यात्री तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। कॉल सेंटर के कर्मचारी तृतीय क्षेत्र का उदाहरण। कुम्हार प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। विद्यालय में छात्रों को प्राथमिक और द्वितीय अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया गया जाता है। इन विभाजन की कसौटी क्या है? आप क्या मानते हैं विभाजन उपयुक्त? चर्चा करें, देख लीजिएगा। 3 क्षेत्रों की तुलना। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के विविध उत्पादन कार्यों में काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्रों में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादनों और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं से हम गणना करते हैं कि कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। आप सोचते हैं कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन किया है। महिला बोल रही है। संख्या योगफल कैसे कर सकते हैं? यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने से स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 2 लाख होगा। 15 प्रति नारियल की दर से बेचा जाए तो 5,000 नारियल का मूल्य 75,000 होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तुएं की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की गणना करना ही औचित्य है। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपये प्रति ग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी पर आटा 25 प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वो बाज़ार में उपभोक्ता को 80 रुपये में 20
रुपये प्रति पैकेट की बिस्कुट बेच दिया जाता है। बिस्कुट ही अंतिम उत्पादन है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 80 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य ₹25 शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में, फिर अंततः वस्तु के बिस्कुट के रूप में मूल्य कई बार गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ष के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य है। अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित कराता है। सकल घरेलू उत्पाद। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मानव जैसा कठिन कार्य केंद्रीय सरकार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता के वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या, उनके मूल्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और किसी क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोगों दूसरे कार्य में लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रों का महत्व परिवर्तन हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रों की तृतीय क्षेत्रों की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रों का महत्व बढ़ा। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रों में ही नियोजित हैं। विकसित देशों से यह सामान्य लक्षण देखा गया। भारत में 3 क्षेत्रों के कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों के पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, थोड़ी आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक ब्लू कलर से है, द्वितीय ऑरेंज और ये ग्रीन तृतीय क्षेत्र। 1973 से 74 के बीच देखिए ये तुलना की गई है, और 2013 से 14 के बीच। तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1973, 74 और 2013, 14 के उत्पादों को दिखाता है। हमने इन 2 वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है, क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रामाणिक है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादक में कितनी समृद्धि हुई है, और सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्रक में। सन 1973, 74 और 2013, 14 के बीच की तुलना क्या प्रदर्शित करती है? इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विचार करें। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व
वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों के यद्यपि सभी क्षेत्रों को उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र में उत्पादन हुई है। प्रमाणित वर्ष 2013-14 में भारत के प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार एवं थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीय कृषि एवं उद्योग विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसे सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय क्षेत्र जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग कई अन्य सेवाएं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक परीक्षण इत्यादि मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं और इनके प्रसार के कारण पर चर्चा करेंगे। अंततः आपको यह याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्ध नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजन करती है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं के लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं। वे इन सेवाओं को इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों में ही महत्व बढ़ा है। आप इसके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? आलेख 2 में सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों के क्षेत्रों के बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। आरेख 3 वर्ष 1977 से 78 एवं इतना के बीच 2003 तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाया है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का ऐसा क्षेत्र का स्थान क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगारों में लगभग 3 गुना वृद्धि ही हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यह बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा दें तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार में सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी
क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं से अलग है। खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपने जीवन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्यों किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों को आय में से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्रों में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगारों की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं कर पाते। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। आओ इन पर विचार करें। क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है? हम कुछ तरीकों को देख सकते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असंचित भूखंडों का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूखंड सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल 2 लोगों की 50 दिनों बीज डालने, पानी देने आदि डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जीवन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पादन बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पादन नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करे तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य में केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लोगों की रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पानी निकालने के लिए पंपिंग सेटों से भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता होगा और उच्च ब्याज पर उसे वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित बाजार पर उसे साख प्रदान करता तो वो इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के हरियाणा में गुड़ का निर्माण हो रहा है। यहाँ पानी के साथ साथ कृषि में भी सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख के प्रदान करने की जरूरत है। हम अध्याय 4 में मुद्रा एवं साख के कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में
उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूल और प्रसंस्करण के लिए शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल स्थापना ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृह के खुलने के किसानों के अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। वन्य क्षेत्रों में निकटवर्ती गांवों में हम शहर संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं जहां किसान वनों के से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके? क्या आप जानते हैं भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की आयु की है। इसमें 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष खास करके 18 से वर्ष से उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते। ये या तो घर के पर रहते हैं या उनसे अधिक बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग पूर्व वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में सक्षम होंगे जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उसके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इसमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों के अतिरिक्त रोजगार प्रदान करते। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों में अमल में लंबा समय लगेगा अतः छोटी अवधि के लिए हम कुछ दूर उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 2005 कहते हैं। मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम करने की ज़रूरत है सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगार भत्ता देगी। बेरोजगारी भत्ता अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कुछ क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों विभाजन करने के लिए अन्य तरीके से परीक्षण करते हैं। इन्हें लोगों को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम की शर्तें क्या है, क्या कोई नियम विनिमय जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जा सकता है। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में वह अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सा और अन्य भत्ते मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इन दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिखाया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंध और शर्तों का उल्लेख किया गया था। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती। उसे कोई छूट या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिलता जिसमें दुकान की नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है।
क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देखेंगे? कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों के एवं विनियमों उनके विधियों और कारखानों अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा दान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेखन किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि से लोग किसी के द्वारा निर्धारित नहीं होते, बल्कि वे स्वतः काम करने लगते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षित के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? स्वायत्तता, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सक लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। तब वे सेवानिवृत्त होते हैं। वे पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होती है। इस क्षेत्र में नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार है और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुनिश्चित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित है। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करने और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक की संख्या 10 लाख में प्राथमिक क्षेत्र में कुल इतने लोग लगे हैं, द्वितीय क्षेत्र में इतने और इतने, संगठित इतना है, असंगठित इतना इस क्षेत्र में द्वितीयक में है। असंगठित क्षेत्र में कृषि लगे हुए लोगों के प्रतिशत क्या है? क्या आप सहमत हैं कि कृषि असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है? क्यों? यदि हम संपूर्ण देश पर नज़र डालें तो पाते हैं कि भारत में इतने प्रतिशत असंगठित क्षेत्र है। भारत में लगभग इतने श्रमिकों को संगठित क्षेत्र का रोजगार उपलब्ध है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? संगठित क्षेत्रों के अधिकांश मांग पर ही रोजगार का प्रस्ताव करता है, लेकिन संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया गया है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति का वचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों का अनुपालन करने से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम और नियमित नहीं है। इस रोजगार संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ होता है। सन 1990 में यह देखा गया कि संगठित क्षेत्र बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश है, अतः असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार की ज़रूरत है। इसके अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाई और कारीगरों जैसे बुनकर, लोहार, बढ़ई और सुनार से रचित होते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, उपकरण, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों की मुख्यतः लघु
उद्योगों के श्रमिक, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन के में कार्यरत असमिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले रचित हैं। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। असमिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। जब कारखाने बंद हो जाते हैं तो अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचना या ठेला खींचते, कुछ अन्य काम करने देखे जाते हैं। स्मरण कीजिए, हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। हम यह निष्कर्ष चाहते हैं कि इन आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती है। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायक करती है। आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया गया है। इन वर्गीकरण के आधार पर हम भारत के कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया। इस विभाजन का प्रयोग हम इन 2 क्षेत्रों को रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया है। वर्गीकरण अभ्यासों में उपयुक्त सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या था? वे समस्याएं और समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया गया है? क्या आप जानकारियों को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इस्तेमाल की गई कसौटी, कार्य का स्वभाव, ये सब। स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र के वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेवार कौन है। सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार के सभी सेवा उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रों में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डॉक्टर सार्वजनिक क्षेत्रों का उदाहरण है, जबकि टाटा एंड स्टील कंपनी, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्रों का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं के लिए किए गए व्यय पर भरपाई करो या तरीके से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों व्यक्त करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर क्यों व्यय करती है? ज्ञात करें। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी लोगों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर भी यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण, बांध आदि से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियाँ ऐसे जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रखते जब तक कि सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर दे। जैसे उत्पादन मूल्य में बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं में उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाएगी जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इस प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूँ और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ
भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार है, उसमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। उड़ीसा 40 अथवा मध्य प्रदेश 48 का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निम्नतम भागों में अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों में जैसे सुरक्षित पेयजल उपलब्धता निर्धनतों के लिए आवश्यक सुविधा और भोजन एवं पोषण का ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश की पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे। सारांश: इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समय व्यतीत करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किससे संबंधित है। भारत में विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र में मिलते हैं। हमने यह भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम असंगठित और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच में अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधि को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है।